नमस्कार दोस्तों, डेट आज की देखो 13 अगस्त 2024 है और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले ऑस्कर वाइल्ड का कोट देख लेते हैं। देखो, इमोशनल इंटेलिजेंस से संबंधित ये कोट है। कोट क्या है? ऑस्कर वाइल्ड ने बोला, मैं नहीं चाहता कि मेरे इमोशंस मुझे कंट्रोल करें, मैं चाहता हूं कि मैं अपने इमोशंस का इस्तेमाल करूं, उनका मजा लूं और अपने काबू में रखूं। तो कोट काफी गहरा है, इमोशनल इंटेलिजेंस से संबंधित एथिक्स का ये कोट है। एक एक करके मैं आपको बताता हूं। इमोशंस के मर्सी पर ना होना, इमोशंस की दया पर ना होना, इसका क्या मतलब है? देखो, ऑस्कर वाइल्ड कह रहे हैं कि वो अपने इमोशंस से मजबूर नहीं होना चाहते। जैसे देखो, कोई ना गुस्से में आके कुछ गलत कर दे या खुशी में आके कोई ऐसा फैसला ना ले ले बाद में जिससे परेशानी हो, बाद में पछताना पड़े। एग्जाम्पल सोचो, आपके ना दोस्त ने आपको पार्टी में नहीं बुलाया, लेकिन देखो आपने गुस्से में आकर उससे दोस्ती तोड़ ली, कुछ खराब खराब मैसेज भेज दिए, लेकिन बाद में यह पता चला कि दोस्त ने किसी कारणवश से आपको नहीं बुलाया था, बहुत छोटा इवेंट था या फिर कुछ और रीजन था। तो लेकिन आपने देखो इमोशंस में आके ऐसा डिसीजन ले लिया कि बाद में आपको पछताना पड़ेगा। अब दूसरे नंबर पे ऑस्कर वाइल्ड कहते हैं कि मैं अपने इमोशंस का ना इस्तेमाल करना चाहता हूं। इमोशंस का इस्तेमाल मतलब इमोशंस को अपने फायदे के लिए यूज करना, अपनी फीलिंग्स को समझकर उनको ना सही जगह पे उपयोग करना। आपको एग्जांपल देता हूं। अगर देखो आप किसी नर्वस में, फॉर एग्जांपल पेपर से पहले नर्वस फील कर रहे हो, तो उस नर्वसनेस को मोटिवेशन में बदल दो ताकि एनर्जी बहुत हाई हो पेपर सोल्व करते समय या फिर कोई भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते वक्त। बोलते हैं ना, डर को यूज करो एज ए मोटिवेशन। उतना आसान नहीं है, लेकिन देखो होता है ये। तीसरे नंबर पे इमोशंस का मजा लेना, मतलब देखो हर इमोशन को एक्सपीरियंस करना और उसकी वैल्यू को समझना। जैसे देखो प्री पास हुआ है, मेंस पास हुआ है, तो उस समय कई बार आंखों में आंसू आ जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, तो उस फीलिंग को एंजॉय करना, महसूस करना। मूवी देखते देखते कई बार आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मूवी इमोशनल होती है, तो उस फीलिंग को एंजॉय करना, महसूस करना। सबसे लास्ट में है इमोशंस पे काबू रखना, डोमिनेट करना इमोशंस पे। इसका मतलब देखो ये है, जैसे एग्जांपल से बताता हूं। जैसे ऑफिस वगैरह में नहीं होता, हम एथिक्स में केस स्टडीज में पढ़ते हैं, जैसे सीनियर ने यानी बॉस ने कुछ बोल दिया, डांट दिया, तो ऑफिस में ये नॉर्मल है। अगर देखो आप गुस्सा कंट्रोल नहीं करोगे तो एकदम से गुस्से में बॉस को कुछ बोल दोगे, तो आपके ही जो जॉब प्रोस्पेक्ट्स हैं, मतलब वो प्रभावित होंगे। तो इसलिए इमोशंस पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। कईयों का अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता, अपने माँ बाप को बहुत कुछ कह देते हैं गुस्से में। तो ये कोट आप इस्तेमाल कर सकते हो। आज देखो 3 इश्यूज मेनली हम डिस्कस करेंगे। नासा के 2 एस्ट्रोनॉट्स सुनीता विलियम्स और विल्मोर, ये देखो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंस गए हैं। पूरी स्टोरी क्या है, पूरा इशू क्या है, यूपीएससी पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल, काकोरी रोबरी, जो हम इतिहास में पढ़ते हैं, काफी बार आपने पढ़ा होगा। 100 साल पूरे हो चुके हैं काकोरी रोबरी को, तो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इस बार इंपॉर्टेंट है। और तीसरे नंबर पे हम आर्टिकल देखेंगे वायरस आउटब्रेक्स और स्टेट्स के रिस्पॉन्स से संबंधित। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, नासा के 2 फेमस एस्ट्रोनॉट्स सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर, दोनों के ना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर फंसने से संबंधित हैं। अपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले ना मैं आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में बताता हूं। देखो, अर्थ से 400 किलोमीटर की हाइट पर ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, वो अर्थ के चारों ओर चक्कर काट रहा है क्या ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? ये देखो एक प्रकार की ना लेबोरेटरी है। यहां पे साइंटिस्ट जाते हैं, रिसर्च करते हैं, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं। इवन जब वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे होते हैं तो उनके ऊपर ही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहे होते हैं कई बार। जैसे इंसान जब स्पेस में रहेंगे तो उनकी बॉडी पर क्या असर होगा, तो ये सब काम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे होते हैं। और कई सारे देशों ने मिल के बनाया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को, जैसे रशिया, यूएस, जापान, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनाडा। मैंने ना एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बनने की जो स्टोरी है ना, वो काफ़ी इंस्पायरेशनल है। इंस्पायरेशनल
ना सिर्फ देखो साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से हम देखें, क्योंकि इतनी बड़ी है ये लैब यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये 5 जो स्पेस एजेंसीज इन्वॉल्व थी ना 5 देशों की, वो इक्विपमेंट लेके गए, वहां पे जाके असेंबली हुई स्पेस में। लेकिन देखो इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि कोल्ड वार के दौरान तो कोई कोऑपरेशन संभव ही नहीं था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। लेकिन कोल्ड वार समाप्त हुआ और यूएसएसआर का सबसे बड़ा टुकड़ा था रशिया। तो रशिया और यूएसए ने पहली बार इतने बड़े स्केल पे आपस में कोऑपरेट किया, मिल के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को लॉन्च करने में। वो एक अद्भुत क्षण था, आप कह सकते हो इतिहास का। शुरुआत में तो काफी ट्रस्ट इश्यूज थे और दोनों स्पेस एजेंसीज रशिया और यूएसए दोनों अलग अलग स्टैंडर्ड से चलती थी, अलग अलग स्टैंडर्ड के इक्विपमेंट्स यूज करती, लेकिन बावजूद इसके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को लॉन्च करना संभव हो पाया। स्पेस स्टेशन का टॉपिक देखो आप अच्छे से तैयार रखिएगा, यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन पूछे हैं दोनों में, मेंस में भी और प्री में भी। मेंस में 2019 में क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था इंडिया का खुद का प्लान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इस्टेब्लिश करने का। चलो बेसिक की बात हमने कर ली, अब बात करते हैं मुद्दा क्या है। नासा के 2 एस्ट्रोनॉट्स हैं, सुनीता विलियम्स एंड बैरी विल्मोर। ये देखो जून 2024 में एक स्पेसशिप पे जिसका नाम था स्टार लाइनर, ये बोइंग का स्पेसक्राफ्ट था, बोइंग का था स्पेसशिप। इस पर सवार होकर दोनों एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए। हालांकि देखो जब गए थे तब भी शुरुआत में इन्होंने देखा कि हीलियम लीक हो रही है, बट इन्होंने डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो इन्होंने निर्णय लिया कि उड़ान भरते हैं, हीलियम का लीक होना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो इन्होंने उड़ान भरी और फाइनली उस स्टारशिप ने इनको पहुंचा दिया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। लेकिन देखो इनको ना वहां पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ना 1 हफ्ते के लिए रुकना था। 1 हफ्ते के बाद जब इन्होंने अपना सामान वगैरह बांधा और स्पेसशिप को तैयार किया चलने के लिए, तो इन्होंने पाया कि हीलियम लीक का तो इशू है ही, इसके अलावा दूसरे टेक्निकल इश्यूज भी आ गए हैं। मतलब यह पाया गया कि अब जो स्पेसशिप है स्टार लाइनर, वो इन दोनों को वापस ले जाने में सक्षम नहीं है। मतलब अगर वापस ले जाएगा ये स्पेसशिप स्टार लाइनर तो एस्ट्रोनॉट्स की जान खतरे में आ जाएगी। तो ये डिसाइड किया गया कि इस स्पेसशिप को ना, स्टार लाइनर को यहां पे ना ठीक करते हैं। ठीक जैसे ही होगा वैसे ही फिर ये स्पेसशिप वापस से इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स को लेकर अर्थ पे आएगा। लेकिन देखो तमाम कोशिशों के बावजूद ये स्पेसशिप जो है अभी ठीक नहीं हो पाया है। तो अब दिक्कत ये हो गई है कि फंस गए हैं सुनीता विलियम्स और विल्मोर। वहां पर फंस गए का मतलब ऐसा नहीं है कि जान खतरे में है। अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे 7 और एस्ट्रोनॉट्स हैं अलग अलग देशों के, वहां पर मौजूद हैं। आप बोलोगे वहां पे क्या कर रहे हैं? देखो हर समय ना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे कोई ना कोई एस्ट्रोनॉट तो होता ही है। 2000 जब से ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक्टिव हुआ है ना, तब से लेके अभी तक हमेशा ऐसा होता है कि कोई ना कोई एस्ट्रोनॉट इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे मौजूद जरूर रहता है, एक्सपेरिमेंट वगैरह परफॉर्म करता रहता है। और जैसा मैंने आपको बताया उनकी खुद की बॉडी पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहे होते हैं। लेकिन देखो ज्यादा समय तक स्पेस में रहने से ना काफी तरह की दिक्कतें आ जाती हैं। जैसे हड्डियों की जो डेंसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, विजन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, डीएनए डैमेज होने से कैंसर की प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। इसीलिए ना आमतौर पे एस्ट्रोनॉट्स को थोड़े समय के लिए भेजा जाता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर और फिर वापस बुला लिया जाता है ताकि उनकी सेहत पे, उनकी बॉडी पे ज़्यादा असर ना पड़े। बट फिर भी कुछ देखो एस्ट्रोनॉट्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत बहुत समय बिताया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। आगे यहाँ पे बताया भी हुआ है, जैसे एक एस्ट्रोनॉट थे जिन्होंने 438 दिन बिताए। ये देखो वलेरी पोलियाकोव, इन्होंने देखो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ना 438 दिन बिताए, जनवरी 1994 से लेकर मार्च 1995 के बीच। आप बोलोगे सर उस समय तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक्टिव ही नहीं हुआ था, 2000 में एक्टिव हुआ था। बिल्कुल सही बोला आपने। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पहले रशिया का एक खुद का छोटा स्पेस स्टेशन था जिसका नाम था मीर।
ये देखो, बाद में इसको वापस अर्थ पर ले जाया गया और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ने जगह ले ली इसकी। इवन रिसेंटली बात करें तो यूएसए के एस्ट्रोनॉट फ्रैंक रूबियो, इन्होंने 371 दिन बिताए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे सितंबर 2022 से लेकर सितंबर 2023 के बीच में। हालांकि ये डिटेल्स उतना हमारे काम की नहीं है। देखो, कुछ और चीजें जो डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली यूज हो सकती हैं। जैसे देखो, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे कितना स्पेस होता है? स्पेस देखो काफी होता है, 6 BHK जितना स्पेस होता है। 6 BHK हैं, 2 बेडरूम हैं और जिम भी है, ताकि जो एस्ट्रोनॉट्स वहां पर गए हैं वो देखो एक्सरसाइज वगैरह करते रहें अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। वैसे देखो, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ना, अगर आप पूछोगे सर सप्लाईज कैसे होती हैं, सप्लाईज के लिए भी अलग से जो स्पेसशिप है ना, कार्गो स्पेसशिप, वो जाते रहते हैं। जैसे हाल ही में एक कार्गो स्पेसक्राफ्ट वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे पहुंचा 3700 किलोग्राम कार्गो के साथ में। कार्गो मतलब खाने पीने की सप्लाईज के साथ में, या फिर कोई और इक्विपमेंट है, जरूरत है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए, वो सारी चीजें। तो ये स्पेसशिप कार्गो लेके पहुंचा। तो कुछ लोग बोलेंगे कि सर इस पे वापस क्यों नहीं आ सकते, कार्गो स्पेसशिप अभी भी पहुंचा है, ये तो सही काम कर रहा है। बात देखो ये है, ह्यूमन बींग्स को ना स्पेस में लाने ले जाने के लिए एक स्पेशल कैप्सूल होता है। तो इस कार्गो स्पेसशिप में ना कैप्सूल नहीं है जो ह्यूमन बींग्स को सेफ रखता है स्पेस में। इस वजह से इस कार्गो स्पेसशिप का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता वापस आने के लिए। तो या तो देखो, अब इन दोनों को ना अपना जो स्टार लाइनर स्पेसशिप है उसे ठीक करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर अगले साल फरवरी में ये वापस आ सकेंगे। अगले साल फरवरी में स्पेसएक्स का एक स्पेसक्राफ्ट वहां पे जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। प्लान ये है कि वो 4 एस्ट्रोनॉट्स को लेके जाएगा, 4 की जगह है। तब तक देखो, ये जो एस्ट्रोनॉट्स फंसे हुए हैं ना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, सुनीता विलियम्स और विल्मोर, ये अपना स्पेसशिप ठीक कर लेते हैं तो देखो ठीक है। अदरवाइज फिर जो स्पेसएक्स का स्पेसशिप होगा, फिर वो 4 के बजाय 2 एस्ट्रोनॉट्स को लेके जाएगा, 2 की जगह खाली रखेगा और इन 2 को जो फंसे हुए हैं, इन 2 को वापस लेके आएगा। क्यूरियोसिटी बस देखो, कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट आ सकता है, सर जो स्पेसशिप लेके जाता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, उसका क्या होता है? वो देखो अटैच हो जाता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो घूम रहा है ना 400 किलोमीटर की हाइट पर, उसी के साथ में अटैच हो जाता है कुछ समय के लिए वो स्पेसक्राफ्ट जो ऊपर गया है इनको छोड़ने के लिए अटैच हो जाता है। तो फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ साथ घूमता रहता है। आज के समय में देखो, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ना 8 जो स्पेसशिप है ना वो डॉक्ड हैं, मतलब अटैच्ड हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस कर लिया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, काकोरी केस को ना 100 साल पूरे हो चुके हैं। और जैसा आपको पता है, जिस हिस्टोरिकल इवेंट को ना 100 साल, 50 साल, 25 साल, 125 साल पूरे होते हैं ना, वो यूपीएससी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या हुआ था? 9 अगस्त 1925 एक रेलवे स्टेशन लखनऊ से 20 किलोमीटर दूर, रेलवे स्टेशन का नाम काकोरी। जब देखो इस रेलवे स्टेशन पर सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन आकर रुकती है, तो 10 लोग इस पैसेंजर ट्रेन में चढ़ते हैं काकोरी स्टेशन से, और ट्रेन पर चढ़ने के कुछ ही मिनट बाद चैन खींच देते हैं। काकोरी स्टेशन से 2 किलोमीटर बाद बाजनगर में यह ट्रेन रुक जाती है। और देखो वो 10 लोग कोई और नहीं बल्कि रेवोल्यूशनरी थे, जो भारत को अंग्रेजों से आजाद करवाना चाहते थे। उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग की थी इस ट्रेन को लूटने की। ट्रेन में जो पैसा मौजूद था वो देखो ब्रिटिश ट्रेजरी में जमा होने के लिए जा रहा था ट्रेन के थ्रू। हालांकि देखो जो अमाउंट लूटा गया वो अमाउंट ज्यादा नहीं था, उस समय के हिसाब से 4,500 रुपए के आसपास। आप यहां पर देखो 4,679 1 आना 6 पाई। उस समय के हिसाब से भी रकम बड़ी, लेकिन उतनी बड़ी भी नहीं।
लेकिन देखो ये जो एक्ट था ना काफी बहादुरी भरा था। इस एक्ट ने उस समय की ब्रिटिश सरकार को ना हिला कर रख दिया और वो एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे ताकि फिर से ब्रिटिश अथॉरिटी कायम रहे और लोगों के मन में डर हो कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो जाएगा उसको इतनी बड़ी सजा दी जाएगी, इसलिए वो एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे। काकोरी केस देखो पहला मेजर एक्शन था जो एग्जीक्यूट किया गया था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा। ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी 1924 में ही सेटअप हुई थी। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, सचिंद्र नाथ बख्शी, इन सब ने मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया था, जो बाद में चल के देखो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनी और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, महान क्रांतिकारियों ने आगे चल के इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था। बिस्मिल जिन्होंने देखो इस पूरे रोबरी के प्लान को बनाया था और एग्जीक्यूशन में अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लहरी, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र नाथ बख्शी, केशव चक्रवर्ती, मनमाथ नाथ गुप्ता, मुरारी शर्मा, मुकुंदी लाल और बनवारी लाल, इन सब रेवोल्यूशनरीज ने इस काकोरी रोबरी में पार्टिसिपेट किया था। देखो वैसे रेवोल्यूशनरीज का मकसद किसी की जान लेना नहीं था, सिर्फ अंग्रेज सरकार को हिलाना था। बट रोबरी के दौरान एक रेवोल्यूशनरी की जो गन है वो गलती से चल गई और एक पैसेंजर अहमद अली की डेथ हो गई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया अंग्रेज सरकार एग्जाम्पल सेट करना चाहती थी, उन्होंने पूरा जोर लगा दिया रेवोल्यूशनरीज को पकड़ने के लिए। बिस्मिल साहब को अरेस्ट किया गया अक्टूबर 1925 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 मेंबर्स ने गद्दारी कर ली थी इनके साथ। और देखो जब इन्हें जेल में ले जाया जा रहा था ना, तब इन्होंने फेमसली ये सॉन्ग गाया था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आगे चल के देखो ये जो गज़ल है ना बहुत ज़्यादा फेमस हुआ और रेवोल्यूशनरीज ने जोश भरने के लिए इस गज़ल का काफ़ी इस्तेमाल किया। अशफाकुल्ला खान ये नेपाल भाग गए थे, बाद में झारखंड डाल्टनगंज में आए और 1 साल बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया। चंद्रशेखर आज़ाद जो इस रोबरी में शामिल थे वो देखो आगे भी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के साथ में एसोसिएटेड रहे और ये अरेस्ट नहीं हुए, बहुत मुश्किल से ये अरेस्ट होते थे और लास्ट तक ये अरेस्ट हुए ही नहीं। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 को अंग्रेज सैनिकों ने इनको घेर लिया तो इन्होंने खुद को गोली मार ली, लेकिन ये अरेस्ट नहीं हुए आखिर तक। आज भी पार्क का जो नाम है वो चंद्रशेखर आजाद के नाम से है। तो जो लोग पकड़े गए थे उनके खिलाफ देखो जस्टिस आर्चिबाल्ड हैमिल्टन की एक स्पेशल सेशन कोर्ट में मुकदमा चला। उस मुकदमे में देखो बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लहरी, अशफाकुल्ला खान, इन सबको देखो फांसी की सजा सुनाई गई और कुछ रेवोल्यूशनरीज ऐसे जिनको अलग अलग सालों के लिए जेल की सजा सुनाई गई। कुछ रेवोल्यूशनरीज को काला पानी में भेज दिया गया, फेमस काला पानी सेलुलर जेल पोर्ट ब्लेयर में जो फेमस है। फिर देखो डेट याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है कि कब कौन से रेवोल्यूशनरी को कब कहां पे फांसी दी गई, लेकिन देखो प्री में भी ये इंपॉर्टेंट इशू है, इंपॉर्टेंट इवेंट है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं। इंडियन एक्सप्रेस ये बोलता है कि हम 100 साल के बाद जानने के लिए पहुंचे कि आज के समय में काकोरी की सिचुएशन कैसी है, क्या वहां पे डेवलपमेंट है। वहां पे देखो डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं है। आज भी रेलवे स्टेशन की सिचुएशन खराब है और काकोरी और बाजनगर के बीच की जो सड़क है वो भी अच्छे हालात में नहीं है। मेमोरियल जरूर बनाया गया है रेवोल्यूशनरीज की याद में, लेकिन मेमोरियल की जो हालत है वो भी कुछ खास नहीं है। हाँ, तो इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता रहा था, केस किसने लड़ा। जो ये रेवोल्यूशनरीज थे उनके पक्ष में कौन से वकील ने लड़ाई लड़ी कोर्ट में। यूपी के फर्स्ट और थर्ड चीफ मिनिस्टर्स। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे गोविंद वल्लभ पंत और थर्ड चीफ मिनिस्टर थे चंद्र भानु गुप्ता। ये दोनों देखो रेवोल्यूशनरीज की तरफ से डिफेंस एडवोकेट थे और ब्रिटिश सरकार की तरफ से जो वकील थे ना वो थे जगत नारायण मुल्ला। जगत नारायण मुल्ला एक कांग्रेस मेंबर थे जिनको देखो यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड ओध में मिनिस्टर अपॉइंट किया गया था 1921 में। ये रेवोल्यूशनरीज के खिलाफ केस लड़ रहे थे ब्रिटिश सरकार की तरफ से
और इनके साथ इनके बेटे भी थे। इनके बेटे का नाम था आनंद नारायण मुल्ला। अब इनके बेटे जो थे ना आनंद नारायण मुल्ला, आजादी के बाद ना ये देखो इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज बनते हैं। अगस्त 1954 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के ये जज बनते हैं, जबकि इन्होंने रेवोल्यूशनरीज के अगेंस्ट केस लड़ा था। बाद में देखो लखनऊ में ना 1967 में ये इंडिपेंडेंट लोकसभा के मेंबर भी चुने जाते हैं, और फिर 1972 में कांग्रेस इनको राज्यसभा में भी भेजती है। तो उस समय ना काफी विवाद हो गया था। अप्रैल 8, 1973 उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने ना इनकी एक बुक लॉन्च की थी, आनंद नारायण मुल्ला की। पोइट्री थी मेनली, स्याही की बूंद। इसमें ना इन्होंने एक बात लिखी थी। बात यह थी कि कवि की कलम से अगर कोई लाइन लिखी गई है ना, उसकी ज्यादा कीमत है शहीदों के खून से। इस लाइन पे बहुत कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई थी। यूपी विधानसभा में अपोजिशन ने बहुत हल्ला मचाया था कि ऐसे लोगों को सह दी जा रही है जिन्होंने देखो रेवोल्यूशनरीज के अगेंस्ट केस लड़ा था, और अभी उन्होंने ये बुक लिखी है, मतलब जानबूझ के रेवोल्यूशनरीज को डिसरिस्पेक्ट किया गया है। आर्टिकल के लास्ट में कुछ और पॉलिटिक्स रिलेटेड बातें हैं जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन एक किस्सा है जो आप ऐसे में यूज कर सकते हो। देखो एक रेवोल्यूशनरी थे जो इस रोबरी में शामिल थे, सचिंद्र नाथ बख्शी। वो बाद में एमएलए के तौर पे इलेक्ट होते हैं। तो उन्होंने ना विधानसभा में एक इंसिडेंट नरेट किया। इंसिडेंट ये था कि ना जब ट्रायल चल रहा था ना, तो उसमें अशफाकुल्ला खान और मैं मौजूद थे, और अभी स्पेशल जज आए नहीं थे। तो स्पेशल जज आए नहीं थे तो ये वकील आए, जगत नारायण मुल्ला यानी आनंद नारायण मुल्ला के फादर जगत नारायण मुल्ला आए थे, जिनको अशफाकुल्ला साहब नहीं पहचान पाए। तो मैंने इंट्रोड्यूस करवाया दोनों को। तो उसमें ना अशफाकुल्ला खान साहब ने ना एक बात बोली थी कि आइए चलते हैं रिग थिएटर में। रिग थिएटर मतलब वो जगह जहां पे ये मुकदमा चला था। मैं आपको एक लिबरल दिखाऊंगा जो थोड़े से पैसों के लिए हमें एंटरटेन करेगा ट्रायल के साथ में। मतलब ट्रायल को ज़्यादा तवज्जो देते नहीं थे रेवोल्यूशनरीज। तो इनका कहना था कि छोटे से पैसे लेके आप देश से गद्दारी कर रहे हो। उनका कहने का मतलब ये था, और ट्रायल कुछ नहीं है, ये मजाक चल रहा है। उस समय की इनकी फीस हुआ करती थी जगत नारायण मुल्ला की 500 रुपये एक कोर्ट के विजिट की, और इनके बेटे की आनंद नारायण मुल्ला के 100 रुपये एक कोर्ट विजिट की। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, जो शुरुआत में बोला ना 4,500 रुपये लूटे, बड़ी रकम लेकिन उतनी बड़ी भी नहीं, लेकिन मेन मकसद था अंग्रेज सरकार को हिलाना। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, वायरल डिजीज के आउटब्रेक एंड स्टेट के रिस्पॉन्सेज से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो जी का आउटब्रेक देखने को मिला जून 20 को, जब फर्स्ट केस सामने आया था पुणे में। उसके बाद से देखो जी का वायरस के जो केसेस हैं ना लगातार बढ़ रहे हैं। अगर अगस्त के फर्स्ट वीक तक की बात करें तो महाराष्ट्र में 88 कंफर्म्ड केसेस सामने आए हैं जी का वायरस के, और पुणे सेंटर जो है, पुणे सिटी जो है, वो एपी सेंटर के तौर पे इमर्ज हुई है। यहाँ पे अकेले 73 केसेस जी का वायरस के सामने आए हैं, और 6 केसेस पुणे रूरल से हैं। अभी तक टोटल जितने जी का वायरस के केसेस रिपोर्ट हुए हैं उसमें से देखो 37 जो हैं वो प्रेग्नेंट वुमन से रिलेटेड हैं। ऑलमोस्ट आधे आप कह सकते हो। और देखो वैसे तो ये काफ़ी रेयर सिचुएशन है, लेकिन वो लोग जो जीका वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं ना, उनमें एक रिस्क होता है गिलियन बेरे सिंड्रोम का। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, यानी ब्रेन का डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या है, खुद का जो इम्यून सिस्टम होता है ना, खुद का इम्यून सिस्टम जिसका काम होता है शरीर की सुरक्षा करना, वो खुद ही नर्वस सिस्टम को अटैक करना स्टार्ट कर देता है। समझ गए? तो ये है गिलियन बेरे सिंड्रोम। अगर यूपीएससी प्री में पूछे क्या ये जीका वायरस से रिलेटेड है, बिल्कुल। अब देखो कुछ और डेटा आर्टिकल में दिया जाता है। प्रेग्नेंट वुमेन में ना ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलता है जीका वायरस का। डर ये होता है प्रेग्नेंट वुमेन को अगर जीका वायरस से इन्फेक्शन है ना, तो फिर वो ऐसे बेबीज को जन्म देती हैं जिनका जो हेड है ना नॉर्मल साइज से कम होता है। ये देखो हेड का साइज जो है ना
वो नॉर्मल साइज से कम है, ऐसी कंडीशन को कहा जाता है माइक्रोसिफेली। दूसरे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकते हैं उन बच्चों में जिनकी मदर जीका वायरस से इन्फेक्टेड हैं। जनवरी 2023 का एक पेपर है, लांसेट रीजनल हेल्थ में पब्लिश हुआ था। इसमें यह बोला गया 2015 से 17 के बीच में ब्राजील में उन प्रेग्नेंट वुमन की स्टडी की गई जो देखो जीका वायरस से इन्फेक्टेड थी। तो फिर देखो स्टडी में यह पाया गया कि उन प्रेग्नेंट वुमन ने जो बच्चों को जन्म दिया ना, 6.6% बच्चों में माइक्रोसिफेली देखने को मिला, या तो जन्म के दौरान या फिर फर्दर फॉलोअप के दौरान। तो काफी सीरियस मैटर है। इसके अलावा देखो स्टडी में यह भी पाया गया 18.7% बच्चों में ना एब्सोल्यूट रिस्क है दूसरी एबनॉर्मेलिटीज का। जैसे देखो कोई और दिमाग संबंधित एबनॉर्मेलिटी है, या फिर जब डॉक्टर्स ने दिमाग का स्कैन किया तो कुछ चीजें एबनॉर्मल पाई गई, आंखों में विजन रिलेटेड प्रॉब्लम्स या फिर सुनने में एबनॉर्मेलिटीज, ये सब पाया गया 18.7% बच्चों में। इसके अलावा रिस्क देखो प्रीमेच्योर बर्थ का भी है, समय से पहले बच्चे का जन्म, और लो बर्थ वेट, यानी जन्म के समय बच्चे का वेट कम। एक चीज जो वैसे देखो कम लोगों को पता है, इवन जीका वायरस का ना सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी होता है। मैन का जो सीमन होता है ना, उसमें ये जीका वायरस 2 महीने तक प्रेजेंट रह सकता है। इसलिए देखो आवश्यक ये है कि इवन मैन भी जो अभी फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं वो अवेयर रहें इस कंडीशन के बारे में, ताकि जीका वायरस का सेक्सुअली ट्रांसमिशन ना हो। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो हम सबको पता है जीका वायरस कितना खतरनाक साबित हो सकता है, बावजूद इसके पुणे बेस्ड ICMR लैब है ना, यहां पे सैंपल्स भेजे जा रहे थे टेस्टिंग के लिए, लेकिन काफी स्लो काम कर रही थी पुणे बेस्ड ये ICMR लैब। लेकिन जब पुणे की MCD ने डिसाइड किया कि यहां पे देखो ICMR लैब में तो धीरे धीरे टेस्टिंग चल रही है, तो एक और गवर्नमेंट कॉलेज के पास में सैंपल्स भेज दिए जाएं। जब ये न्यूज पब्लिक में आई तब जाके ICMR जागा और उन्होंने टेस्टिंग की जो कैपेसिटी है उसे इंक्रीज किया। लेकिन देखो ये काफी दुखद भी है। हाल फिलहाल में हमने देखा है कई सारे राज्यों में, जैसे केरला में निपा वायरस, गुजरात में चांदीपुरा वायरस या फिर एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम, ये सब केसेस वायरस से रिलेटेड अलग अलग राज्यों में हमने देखे। तो इसलिए देखो राज्यों की ना क्वालिटी टेस्टिंग की अपनी अच्छी कैपेसिटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि राज्यों में ये जो अलग अलग वायरसेस के आउटब्रेक देखने को मिल रहे हैं, राज्य सीरियस ही नहीं है, स्टेट्स के पास में कैपेसिटी नहीं है। स्टेट्स के पास में कैपेसिटी होनी चाहिए हाई क्वालिटी टेस्टिंग की और वायरसेस की सीक्वेंसिंग की भी। वायरस की सीक्वेंसिंग में ना हम वायरस के DNA और RNA को पढ़ते हैं ताकि प्रॉपर ढंग से इलाज बना सके वायरस का। कंक्लूजन में राइटर देखो ये बोलते हैं, जब किसी भी वायरस के इन्फेक्शन का फर्स्ट सस्पेक्टेड केस सामने आता है ना, फर्स्ट सस्पेक्टेड केस सामने आने के बाद में उसके बाद का लीड टाइम समझते हो? जैसे फर्स्ट सस्पेक्टेड केस सामने आया, सैंपल लिया गया और उस सैंपल की जांच की गई, तो उसके बीच का जो समय है ना वो होता है लीड टाइम। ये लीड टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी लीड टाइम में ना सरकार बहुत एक्शन ले सकती है। जैसे पहला केस सामने आया है तो तुरंत की तुरंत कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाए कि जिस पर्सन में ये केस सामने आया है, जिस पर्सन का सैंपल लिया गया है, वो कौन कौन से लोगों के टच में था, सबको क्वारंटीन किया जाए, सबके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो ट्रेस किए जाएं। ऐसा करने से उस वायरस की आउटब्रेक को हम रोक सकते हैं। ये तो देखो कोविड-19 की महामारी में हमने सीखी है ये चीज कि जितना जल्दी हो सके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वो की जाए, जितना जल्दी हो सके इन्फेक्टेड लोगों को क्वारंटीन किया जाए ताकि वो दूसरे लोगों को इन्फेक्ट ना करें, उतना ही देखो बढ़िया ढंग से हम वायरस पे काबू पा सकते हैं। बट राज्यों का अगर रवैया इस प्रकार से ढीला डाला रहेगा, ICMR की लैब तक इतनी डिले टेस्टिंग करेगी, तो फिर कैसे ही हम वायरसेस की आउटब्रेक को रोक सकते हैं। तो लीड टाइम को यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। लास्ट में देखो क्वेश्चंस देख लेते हैं। आज देखो 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन तो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वाले आर्टिकल के दौरान मैंने दिया था, इंडिया का खुद का प्लान स्पेस स्टेशन इस्टेब्लिश करने का, जो UPSC क्वेश्चन पूछ चुकी है।
फिर दूसरा क्वेश्चन ये वायरस टेस्टिंग एंड सीक्वेंसिंग से संबंधित है, इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं उनको एनालाइज करना है, और कैसे हम ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जिससे वायरल आउटब्रेक्स की इफेक्टिव मैनेजमेंट हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।